हेलो मित्रों, वेलकम टू संसद वॉच, इंडिया का असली रियलिटी शो पावर्ड बाय वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखते ही देखते यह साल भी बीत गया। आप सबको नए साल की अग्रिम बधाई। लेकिन साल के जाते जाते यह जानना भी जरूरी है कि हमारे द्वारा चुने गए माननीय सांसदों ने संसद में हमारे लिए क्या किया। क्या उन्होंने आम जनता के मुद्दों पर बात की या फिर संसद में बस यही चलता रहा। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप सदन निकलना चाहते। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इस साल संसद के 3 सत्र बुलाए गए: बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। विंटर सेशन के दौरान वंदे मातरम, SIR और VBG रामजी बिल चर्चा में रहे। मॉनसून सेशन के दौरान ऑपरेशन सिंदूर और वोट चोरी, और बजट सेशन के दौरान टैक्स रिफॉर्म्स, वक्फ अमेंडमेंट बिल और निर्मला जी चर्चा में रहे। अगर बात करें प्रोडक्टिविटी की, तो विंटर सेशन में लोकसभा और राज्यसभा के लिए कुल 15 दिन निर्धारित थे। लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 103% रही, जबकि राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 104% रही। हालांकि दोनों सदनों की कार्यवाही का करीब 40% समय वंदे मातरम, इलेक्शन रिफॉर्म सहित अन्य डिबेट पर खर्च हुआ। लोकसभा में कुल 10 बिल इंट्रोड्यूस किए गए और दोनों सदनों से 8 बिल पास हुए। हालांकि यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम वाले बिल जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी रेगुलेटर, मनरेगा और इंश्योरेंस कानूनों का पुनर्गठन बिल सत्र के आखिरी हफ्तों में इंट्रोड्यूस किए गए और उसी हफ्ते पास भी करा लिए गए। जबकि मॉनसून सेशन 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चला। इस दौरान दोनों सदनों की 21 बैठकें भी हुई, लेकिन लोकसभा की प्रोडक्टिविटी केवल 29% रही, जबकि राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 34% रही। इस दौरान लोकसभा में 14 बिल इंट्रोड्यूस हुए और दोनों सदनों से 15 बिल पास किए गए। 2 बिल लोकसभा की सेलेक्ट कमेटी और 3 बिल दोनों सदनों के ज्वाइंट कमेटी को भेज दिए गए। इसी तरह से बजट सेशन 31 जनवरी से लेकर 4 अप्रैल तक चला। इस दौरान दोनों सदनों की कुल 26 बैठकें हुई। लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 118% रही और राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 119% रही। लोकसभा में 10 बिल और राज्यसभा में 1 बिल इंट्रोड्यूस किया गया और दोनों सदनों से 16 बिल पास हुए। अगर बात विंटर सेशन की करें तो इस दौरान सबसे ज्यादा देर तक चर्चा वंदे मातरम पर हुई। संसद में वंदे मातरम पर यह चर्चा वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने पर रखी गई। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम से 4 अंतरों को राष्ट्रगीत से हटाने के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हुए इस देश के विभाजन का कारण बताया। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते, लेकिन उल्टा हुआ। 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा।
इसके जवाब में प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने यह कहा, 1937 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होने जा रहा था, उसका आयोजन कर रहे थे। तो जो मोदी जी ने पत्र सुनाया सदन में 20 अक्टूबर का और कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने नेताजी को ये चिट्ठी लिखी और ये कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, उससे पहले 3 दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसका जिक्र आपके प्रधानमंत्री ने नहीं किया, जिसमें वो लिखते हैं, अंग्रेजी में चिट्ठी है, उसका एक अंश मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, जिसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि जो 2 अंतरे हमेशा गाए जाते थे उनका महत्व इतना गहरा था कि उस हिस्से को कविता के शेष हिस्से तथा पुस्तक के उन अंशों से अलग करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी। उन्होंने ये कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा से वही 2 अंतरे ही गाए जाते थे। क्या सत्ता पक्ष के हमारे साथी इतने अहंकारी हो गए हैं कि अपने आप को महात्मा गांधी जी से, रविंद्रनाथ टैगोर जी से, राजेंद्र प्रसाद जी से, बाबा साहब अंबेडकर जी से, मौलाना आजाद जी से, सरदार पटेल जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से बड़ा समझने लग गए हैं? वंदे मातरम कोई दिखावा नहीं है, ना ही राजनीति का विषय है, क्योंकि सभापति महोदय, हम जब ये चीज इनके विचारों से, इनके भाषणों से जब बाहर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। जिन्होंने सभापति महोदय, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और वोट चोरी को लेकर विपक्ष पिछले सत्र से ही सवाल उठा रहा है। यहां तक कि इसके लिए विपक्ष ने संसद के अंदर और बाहर कई बार प्रदर्शन भी किया। लिहाजा इस सत्र में इलेक्शन रिफॉर्म पर चर्चा आयोजित की गई। चर्चा के दौरान लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने 3 प्रमुख सवाल उठाए। गिव मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट्स to all political parties 1 month before the election. That's the first step. The second step is take back the law that allows the destruction of CCTV footage. Very simple, not difficult. While you're doing that, also tell us what is the architecture of the EVM. Give us access to the EVM. Let our experts go and see what is inside the EVM. Till today, we have not had access to the EVM. We are not shown the architecture of the EVM. We're not physically allowed to go and see an EVM. Give us the architecture. Give us access to the EVM. And finally, please change the law that allows the election commissioner to get away with whatever he wants to do. That's all the electoral reforms you need. इसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर नेहरू को ले आए और उनके प्रधानमंत्री बनने को देश का पहला वोट चोरी बता दिया। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। सत्र के आखिरी हफ्ते में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी BBG रामजी बिल पेश किया। इसको मनरेगा की जगह पर लाया गया है। इस नए कानून में पिछले वाले मनरेगा के 100 दिन की बजाय 125 दिनों की काम की गारंटी होगी। लेकिन जहां मनरेगा का पूरा बजट केंद्र सरकार उठाती थी, तो नए कानून के मुताबिक अब बजट राज्य और केंद्र सरकार के बीच विभाजित होगा। इसको लेकर विपक्ष ने काफी विरोध किया। विपक्ष का कहना है कि सरकार इसके जरिए महात्मा गांधी की लेगेसी को मिटाने की कोशिश कर रही है। वहीं अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इसे जल्दबाजी में लाया गया है, जिसका ग्रामीण रोजगार पर गंभीर असर पड़ सकता है। खैर,
विपक्ष के तमाम हमलों के बावजूद यह बिल आखिरकार संसद से पास हो गया। अगर मॉनसून सेशन की बात करें तो मॉनसून सेशन की शुरुआत धनखड़ साहब के इस्तीफे से हुई, जिसने पूरे देश को चौंका दिया। हालांकि उन्होंने इस्तीफा दिया या उनसे दिलवाया गया, इस बात को लेकर अभी भी बहस जारी है। प्रोडक्टिविटी के मामले में मॉनसून सेशन सबसे कम प्रोडक्टिव रहा। इस दौरान दोनों सदनों में जब तक सत्र चलता रहा तब तक एसआईआर को लेकर विपक्ष चर्चा की मांग करता रहा, लेकिन सरकार इससे बचती रही और हाउस अडजर्न होता रहा। इस बीच बिल कुछ इस तरह से पास हुए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, आपको ये पता है ना आप किस पे ना कर रहे हैं? सुनाई दे रहा आप किस पे ना कर रहे हैं? जो विरोध में वो ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में। सत्र के दौरान सबसे लंबा डिस्कशन ऑपरेशन सिंदूर पर हुआ। लोकसभा में इस पर 19 घंटे और राज्यसभा में 16 घंटे चर्चा चली। दूसरे शब्दों में कहें तो ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा के फंक्शनिंग टाइम का लगभग 50% और राज्यसभा के फंक्शनिंग टाइम का लगभग 38% समय खर्च हुआ। लेकिन इसके बावजूद ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े जिन सवालों के जवाब देश को मिलने चाहिए थे, उन सवालों के जवाब नहीं मिले। यहां तक कि राहुल गांधी के चैलेंज करने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का नाम नहीं लिया। 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. आपको पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर कराने का पूरा क्रेडिट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लेते रहे हैं और कई मंचों पर गाहे बगाहे बोलते भी रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से उनके इस दावे का खंडन नहीं किया गया। हालांकि प्रधानमंत्री ने यह जरूर कहा था कि सीज फायर का फैसला भारत ने स्वतंत्र रूप से लिया था। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। वैसे संसद में असंसदीय भाषा बोलने के मामले में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी जी अभी भी टॉप पर हैं। लेकिन इस बार अमित शाह संसद के भीतर कुछ ऐसा बोलने वाले देश के पहले गृह मंत्री बन गए और अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लिया। चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ, तो मैंने सोचा सलाम। वही नैनीताल से भाजपा सांसद अजय भट्ट जी ने संसद को जागरण में तब्दील कर दिया और जनप्रतिनिधि होने का दायित्व भूलकर कथावाचक बन गए। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर उठा पटा हो रही हो, पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। हालांकि इस साल संसद में कई चीजें बदली, लेकिन एक चीज सतत रही, वो है लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के एक्सप्रेशंस। उनके हमें बस 2 ही एक्सप्रेशन देखने को मिले। एक जब विपक्ष बोलता तब एलओपी है तो इसका मतलब ये नहीं है, एलओपी का मतलब नहीं, आप जनरल बात बोलो, आप राष्ट्रपति भाषण में बोलिए जनरल बात। और दूसरा जब सत्ता पक्ष बोलता तब। प्लीज माननीय गृह मंत्री जी, बैठो बैठिए माने, प्लीज। खैर, देश में फिलहाल एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसका असर हम सब पर पड़ रहा है, वह है एयर पोल्यूशन। नॉर्थ इंडिया के कई शहर एयर पोल्यूशन से बुरी तरह से जूझ रहे हैं, जिसमें दिल्ली टॉप पर है।
ऐसी कई रिसर्च है जो यह बताती है कि पोल्यूशन से लोगों को सांस लेने से संबंधित बीमारियों के साथ साथ दिल से संबंधित गंभीर बीमारियां हो रही हैं। हालिया रिसर्च के मुताबिक दिल्ली में अकेले एयर पोल्यूशन से साल 2023 में लगभग 17,000 लोगों की मौत हुई। दिवाली के बाद से दिल्ली की हवा लगातार खराब श्रेणी में और डॉक्टर्स लोगों को बाहर ना निकलने की सलाह दे रहे हैं। बच्चों के स्कूल बंद हैं, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने यह भी कह दिया था कि अगर आप दिल्ली छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ की हवा बेहद खराब हो चुकी है। एक तरह से यह देश में हेल्थ इमरजेंसी जैसा है। ऐसे में सरकार और विपक्ष की नैतिक जिम्मेदारी थी कि वह संसद में सब कुछ छोड़कर एयर पोल्यूशन पर बात करे, नए कानून बनाए, इसको लेकर रिसर्च हो और एक पुख्ता प्लान के साथ सरकार सभी राज्यों के साथ मिलकर काम करे। लेकिन इतना जरूरी मुद्दा होने के बावजूद भी संसद में इस पर बहस नहीं हुई। हालांकि सत्र के आखिरी में इस पर डिस्कशन के लिए समय भी निश्चित हुआ, लेकिन हंगामे की वजह से संसद अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई, यानी डिस्कशन हुआ ही नहीं। उल्टा सरकार की तरफ से यह बताया गया कि एयर पोल्यूशन से सांस संबंधित बीमारियां होती हैं, इस बात की कोई स्टडी सरकार के पास नहीं है। संसद की कार्रवाई के इस पूरे साल पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब मिलते हैं संसद वॉच के अगले सीजन में, तब तक के लिए नमस्कार। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।